हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी जो मैं कहानी पढ़ाने वाली हूँ वो कहानी है हमारी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था। और ये कहानी जो है वो मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। इससे पहले भी मैं जितनी भी कहानियाँ हैं वो सारी कहानी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाई हूँ। साथ ही 5 से 6 नाटक भी जो है वो भी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाई हूँ। और साथ ही इससे संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ जो कि दृष्टि वाली बुक में दी हुई हैं वो भी मैं ऐड की हूँ। और साथ ही जो मेरी खुद की बनाई हुई नोट्स हैं वो भी मैं ऐड की हूँ। और इससे संबंधित जितनी पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए हैं यूजीसी नेट परीक्षा में वो भी मैं इसमें ऐड की हूँ। तो चलिए, सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है वो 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और गुलेरी जी जो हैं वो कुल 3 कहानी लिखे हैं। ठीक है। पहली कहानी है इनकी सुखमय जीवन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1911। और दूसरी कहानी है इनकी बुद्धू का कांटा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1914। और तीसरी कहानी है इनकी उसने कहा था जिसका प्रकाशन वर्ष है 1915। उसने कहा था कहानी इस काल की उपलब्धि है जिसमें केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। इसका कथानक जो है वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हिंदी की पहली ऐसी कहानी है जिसमें फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति तकनीक का भी प्रयोग किया गया था। यह जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ध्यान रखेंगे कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इसकी जो कथानक है वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये कहानी जो है वो फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। इस कहानी पर 1960 ईस्वी में उसने कहा था फिल्म भी बनी है। उसने कहा था कहानी की प्रशंसा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि शुक्ल जी किसी नाटक के बारे में, किसी कहानी के बारे में या किसी उपन्यास के बारे में अगर वो कुछ भी लिखे हैं तो वो बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सबसे अधिक अगर पूछा जाता है कथन तो वो शुक्ल का ही कथन पूछा जाता है। और ये पंक्ति भी जो है वो 2 बार पूछी जा चुकी है पहले भी, एक 21 में, एक बार 23 में। ठीक है, कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कड़ाह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। ये कथन जो है वो शुक्ल जी का था और ये पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन भी मैं लेकर आई हूँ, वो अंतिम में आपको दिखाऊंगी भी मैं। देखिए, उसने कहा था कहानी फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है और ये प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और गुलेरी जी जो हैं इसके लेखक हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से घूमते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद फेटो, खच्चरों और बत्तकों, गन्नों और खोमचों और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। ये पंक्ति भी जो है एक बार पूछा हुआ है, शायद हरियाणा HPSC की परीक्षा में शायद पूछा हुआ है। ये जो हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वाली, ये हट जा पुत्ता प्यारिये, बच जा लंबी वाली, ये चारों पंक्ति दे दिया, बोला इसे क्रम से लगाइए। ठीक है। और
समष्टि में इनके अर्थ हैं। क्या है इसका अर्थ? कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहता कि चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वे अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, सो शेर भर गीली कपड़ों की गट्ठी को गिने बिना हटता ना था। तेरे घर कहाँ हैं? तो लड़की और लड़का जो दोनों आपस में मिले, ठीक है, ये दोनों आपस में बातचीत करने लगे। तो पूछते हैं कि वो जो लड़का है वो पहले पूछता है लड़की से कि तेरे घर कहाँ है। तो ये लड़की जो है वो बोलती है मगरे में। तो फिर ये पूछती है कि और तेरे कहाँ है? तो वो बोलता है मांझे में। तो बोलता है कि यहाँ कहाँ रहती हो? तो बोलता है कि अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा हैं, ठीक है। तो मैं भी मामा के यहाँ ही आया हूँ, उनका घर गुरु बाज़ार में है। एक्चुअली मेरा घर भी गुरु बाज़ार ही है और इनका भी घर गुरु बाज़ार ही है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई है? कुरमाई शब्द का अर्थ क्या है? ये भी आंटी ये पूछा हुआ है कि कुरमाई शब्द का अर्थ क्या है। तो कुरमाई शब्द का अर्थ होता है मंगनी, ठीक है, या सगाई जिसको बोलते हैं, एंगेजमेंट, ठीक है। ये प्रश्न भी एनटीए पूछा हुआ है कि कुरमाई शब्द का अर्थ निम्न में से क्या है। पर इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। मतलब होता है ना कि जब ये सामान लेने जाता था तो वो भी अचानक मिल जाती थी, दोनों आपस में मिल जाते थे। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की ने लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हाँ हो गया हो गया। होता है ना कि अब डेली डेली पूछ रहा थी, बोल दी लास्ट में कि हाँ हो गया। कब? कल देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया। एक छावरी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाला के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। यानी ये क्या हुआ? वैष्णवी से टकरा गया और तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में नाक कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन, 4 तो खंदक में बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खा कर सो रहेंगे। अभी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है और फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वो जो था ना लड़का, वहाँ जो लड़का और लड़की की बात हो रही थी, वो लड़का अब बड़ा हो गया, ठीक है। वो लड़का जो है उसका नाम है लहना सिंह, ठीक है, और वो जो लड़की थी उसका नाम हो जाता है सूबेदारनी होड़ा, ठीक है। और ये दोनों जो बचपन में आपस में मिले थे, उस समय इन लोगों की आयु कितनी थी? तो लड़का 12 वर्ष का था और लड़की जो है वो 8 वर्ष की थी। 4 दिन तक पलक नींद नहीं मिला। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और ना बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। ये हजारा सिंह कौन है? तो उसी का पति है। किसका पति है? तो होड़ा का पति है। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए।
उद्यमी उठ सिगड़ी के कोले डाल, वजीरा तुम चारों जने बाल्टियां में लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। तो एक महासिंह भी पात्र आया है, ध्यान रखेंगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी की बादशाह का तर्पण। तो करो जर्मनी की बादशाह का तर्पण, ये बात किसने कहा था? तो वजीरा सिंह ने कहा था। और ये कौन था? तो पलटन का विदूषक था, ये भी ध्यान रखेंगे। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर के उसके हाथ में देकर कहा, अभी अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। कितना जमीन मांगने का बात किया था? 10 बीघा, ये भी ध्यान रखेंगे। 10 घुमा। लाड़ी होड़ा को भी यही बुला लोगे और वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। चुप कर, यहाँ वाले को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटाता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया है, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। मतलब इसको सिगरेट देने का कोशिश करती है, इसके होठों तक ले जाना चाहती है कि ये पिएगा। लेकिन सिख जो है वो सिगरेट नहीं पीते हैं। वो ये चीज़ वो नहीं जान रही है, उसको लग रहा है कि नहीं पी रहा है तो शायद गुस्सा हो गए हैं, नाराज हैं और हमारे देश की ये रक्षा नहीं करेंगे। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। तो ये बोधा सिंह किसका है? बेटा है। तो सूबेदारनी होड़ा का बेटा है और हजारा सिंह का ये बेटा है। ठीक है, हजारा सिंह और होड़ा जो है दोनों पति पत्नी हैं। जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा देते आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सिलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। यानी ये लहना सिंह जो है वो जो है रात भर क्या करता है, हजारा सिंह को और साथ ही जो उसका बेटा है बोधा सिंह को, उन दोनों को क्या करता है कि कंबल उड़ा के सुला देता है। ठीक है, और जो सूखी तख्ती होते हैं उसी पर इन दोनों को सुलाता है। जितना सुख सुविधा इससे बन पड़ता है वो सभी देता है और इन दोनों की हमेशा वो रक्षा करता है। और उन लोगों का जब ड्यूटी पर जाने का समय होता है कि उन लोगों को जाना है तो उसकी जगह ये ही चले जाता है और ये कीचड़ में दिन रात पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योड़ी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुरक। हाँ भाइयों, कैसे? वजीरा सिंह बोलता है कि क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरना होगा तो जर्मनी और तुर्क वाले मरे भाई, हम क्यों मरे? ये लोग फ्रांस से है ना। यहाँ पे एक गीत आई हुई है, ये वजीरा सिंह के द्वारा ही गाई गई है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली शहर ते पिसोर ना जान दिए, कर लेना लोंगा दा बपार मरिए, कर लेना नारे दा सौदा अड़िए, ओए लाना चटाका कंदवे नू, कद्दू बनाया वे मजेदार गोड़िए, हुन लाना चटाका कदवे नू। कौन जानता था कि दाढ़ियों वालों घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत में गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बारान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है और एक आँख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कड़ाहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। यानी ठंड काफ़ी था। तो ये बोलता है कि अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगरी हैं और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है इससे वादा किया था ना होड़ा से कि मतलब मैं तुम्हारी पति और बेटी की जो है रक्षा करूँगा। वो इससे मतलब अनुरोध की थी कि मतलब तुम जो है उन दोनों की रक्षा करना। तो ये बोलता है ठीक है मैं करूँगा। तो इसलिए जितना मतलब सुविधा और
जो भी ज़रूरतें होती हैं उन लोगों की, ये सभी चीज़ों को पूरा करता है। मेरे पास सिकरी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही हैं मैं गुरु उनका उनका भला करे। यूँ कहकर लहना सिंह अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और झूठ नहीं, यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, यानी कि ये जो सिर्फ बोल दिया कि हाँ वो लोग जो है हमारे लिए भेजी है, सुबह ही भेजी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आधा घंटा बीता, इतने में खाही के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब, हुक्म हुजूर, कह कर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इस दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की और इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुनगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया है। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहीं उड़ गए हैं, उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा कि लप्टन साहब तो 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे और इसको तो पता था ना कि मतलब ये जो है लहना सिंह वो सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन उसकी जगह क्या हुआ है, कोई दूसरा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो वो जो दूसरा आया है ना, तो ये मतलब समझ गया कि ये काहे सिगरेट मेरी ओर बढ़ा रहा है। उसको तो पता था कि हम सिगरेट नहीं पीते हैं, तो ये भी इसको चेक करना चाह रहा है। क्या बोलता है, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे लड़ाई खत्म होने पर? क्यों, यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ हैं। याद है ना, परसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। तो कहाँ शिकार करने गया था? जगाधारी में। इसको झूठ मूठ का बोल रहा है ताकि देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो बोलता है हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैसे में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के होते होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन है? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? जरा तो आँख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? इन लप्टन साहब का जो है ना वर्दी पहनकर कोई दूसरा यहाँ घुस गया था। ठीक है, तो बोलता है कि लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की। सोहारा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है सूबेदार होड़ा, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खरके, देर मत करो। यानी इसको भेजता है कि तुम उसके जो यहाँ से निकले हैं तो उनका पैरों का निशान देखकर जो है तुम यहाँ से चले जाओ। हुक्म तो है कि यही ऐसी
तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म? जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हैं, 8 हो, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब के बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में से एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंकी और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपने जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखी कि सिख सिगरेट पीते हैं। मतलब इसको तो पता चल गया ना। अब ये बोल रहा है कि आज मुझे पता चला कि सिख जो है वो सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में क्या होती है, तो नील गाय होती है, क्योंकि इसको मतलब पूछ करके ये चेक कर रहा था ना कि ये कितना मतलब कि है सच में लपटन साहब, क्या कोई दूसरा है, तो चेक कर रहा था, तो पता चल गया। और उनके 2 फुट 4 इंच के सिंग भी होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सिखाए? हमारे लपटन साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है कि उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से एक पिस्तौल चला और लहना सिंह की जांग में गोली लगी। पर इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। तो मतलब लहना सिंह को कहाँ पे गोली लगी थी? तो जांग में लगी थी। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, यानी इसको गोली लग गया है लेकिन इसको बता नहीं रहा है। उसको क्या बोलता है कि एक हड़का कुत्ता आया था, उसी को मार दिया और सब हाल कह दिया। सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका। यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे लेटे हुए थे। वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी की खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनी की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आगे बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू किया। एक किलकारी और एक अकाल सिखा दी फौज आई। वाह गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी की खालसा, सत श्री अकाल पुरख। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कड़ा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। ध्यान रखेंगे कि 63 जो जर्मन थे वो क्या थे, तो वो कड़ा रहे थे और उसमें से 15 के जो है वो प्राण भी निकल गए थे। और लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। पहले तो जांग में लगी, फिर एक पसली में लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमर बंद की तरह
लपेट लिया, किसी को खबर न हुई। लहना को दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत विनोपदेशाचारी कहलाती है। बेहद इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन बट फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पढ़कर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने की ओर खाई वाले ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघों में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा गाँव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बढ़ा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया और लहना को छोड़ कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। यानी इन दोनों को ये भेज रहा है, क्योंकि ये जान रहा है कि अभी जो यहाँ लड़ाई होगी और मुझे तो गोली लग ही गई है और इन लोगों को कुछ ना हो जाए। तो ये क्या करता है कि बोलता है, नहीं नहीं, तुम्हें बोधा की कसम है और तुम्हें सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में नहीं चले जाओगे। तो ये दोनों को भेज देता है और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँच गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास है ही, अच्छा पढ़। मतलब इसको तो गोली लग गई है, लेकिन ये मतलब ये दिखा नहीं रहा है। ये बोलता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए, सूबेदारनी होड़ा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कवर बंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह, अब ये जो उसकी पीछे की घटनाएं जो है वो मतलब बचपन की, वो सभी बातें मतलब क्या होती है उसको याद आने लगती है। और लहना सिंह जो है 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। तो लड़का का उम्र कितना था लहना सिंह का? जब ये दोनों आपस में मिला था तो उसका उम्र था 12 वर्ष, वो जो लड़की थी उसका उम्र था 8 वर्ष। जब वह पूछता है तेरी कुर्माई हो गई तो वह धत कहकर वह भाग जाती है। और एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। और देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ और क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दो। 25 वर्ष बीत गए, यानी जब ये बचपन में उससे मिला था तो उस टाइम इसकी उम्र जो है वो 12 वर्ष थी, और 25 वर्ष बाद जो है ये बात मतलब इसको याद आती है। और इस टाइम अभी वर्तमान में इसकी आयु कितनी है? तो 37 वर्ष है। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पड़ जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेढ़े में से निकल कर आया, बोला लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है और बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुर्माई हो गई धत, कल हो गई, देखते नहीं। रेशम बूटा वाला सालू अमृतसर में
भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लॉयलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की एक घंगड़िया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है बोधा सिंह, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है, यानी 1 ही वर्ष, इसका मतलब ये फौज में जो भर्ती हुआ था वो 1 ही वर्ष हुआ था। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबड़ी में चल गई और लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला दो, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भाइयों, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दो बस। अब की हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदानों में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। और ये जो लहना सिंह का जो राइफल्स का नंबर है, ये भी ध्यान रखेंगे, इसका नंबर कितना है तो 77 है। और इसकी मृत्यु हो गई और ये कहानी यहीं पर समाप्त हुई। इससे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ दृष्टि वाली बुक में दी हुई थी वो भी मैं लेकर आई हूँ। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह कहानी सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। मुख्य पात्र जो थे वो लहना सिंह, जिसका राइफल्स का नंबर था 77, बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से प्रेम हो जाता है जो बाद में सूबेदारनी बढ़ती है। कर्तव्यनिष्ठ सिपाही, कुशल सिपाही है, अपने दिए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान कर देता है। सूबेदारनी सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है, बोधा की माँ है। बचपन में अपने मामा के यहाँ लहना सिंह से मिलती है जो उसकी जान बचाता है। लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भिक्षा मांगती है। सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी का पति, बोधा सिंह का पिता, लहना सिंह को बहुत चाहता है। सरकार ने खुश होकर लॉयलपुर में उसको जमीन दे दी थी। बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। युद्ध में घायल होने पर लहना सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर देता है। गौण पात्रों की बात करें तो वजीरा सिंह है जो कि पलटन का विदूषक है। लप्टन साहब है जो कि 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर थे। इसको मारकर कोई जर्मन इसका वेश धारण करके आता है, जिसकी पहचान कर लहना सिंह उसे मार देता है, लेकिन वह लहना सिंह को घायल कर देता है। महासिंह शाम सिंह सिपाही थे। अंतर सिंह सूबेदारनी के मामा हैं। कीरत सिंह लहना सिंह का भाई है। अब्दुल्ला लप्टन साहब का खानसामा है। पोलू राम डाक बाबू है। तुर्की यानी मौलवी है। विशेष पूर्व दीप्तिशाली यानी फ्लैशबैक का प्रयोग, यानी पूर्व की जो घटनाएं थी वो अंतिम में इसको याद आने लगती है। और प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण है। त्याग एवं वीरता के आदर्श की कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। इसमें ये जो है देश प्रेम की कहानी है और वचनबद्धता एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी है। सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का भी चित्रण हुआ इस कहानी में। स्थान की बात करें तो अमृतसर है। मगरे में सूबेदारनी का घर है और मांझे में लहना का घर था। गुरु बाजार लहना के मामा का घर है। जगाधारी जहां लप्टन साहब शिकार खेलने गए थे। और लायल पुल बर्लिन में जहां सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था 10 घुमा। ठीक है, और ये इससे संबंधित जितनी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो मेरी कॉपी में थी वो भी मैं लेकर आई हूँ। उसने कहा था फ्लैशबैक शैली में लिखी गई हैं। और हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए, ये क्रम लगाने के लिए दिया हुआ था जैसा मैं बताई। और लड़का जो है इसका उम्र जो है वो 12 वर्ष है और लड़की का उम्र है 8 वर्ष। दोनों सिख हैं। लड़का जो है अपने मामा
के केस धोने के लिए दही लेने आता है और लड़की जो है रसोई के लिए बढ़िया। लड़की का जो मामा है वो कहाँ रहते थे? कुरमाई का अर्थ क्या है? तो मंगनी और सगाई। ठीक है, ये भी एनटीए पूछा हुआ है कि कुरमाई शब्द का अर्थ क्या है। शहर की बात करें तो अमृतसर आया है, लुधियाना आया है, नगरकोट और बर्लिन। ठीक है, इसका क्रम भी ध्यान रखेंगे। और सगाई मतलब क्या होता है? सगाई में क्या मिला था उसे? तो रेशम से कढ़ा हुआ सालू मिला था। और आम और दारिम के पेड़ की भी चर्चा इस कहानी में हुई है। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है। फिरंगी मैम दूध और फल देती है, पैसा नहीं लेती है। सूबेदार हजारा सिंह 300 मील का सामना है बोला। और वजीरा सिंह कौन था? तो पलटन का विदूषक था। लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते और वह सिगरेट देने में हट करती और होड्डा में लगाना चाहती और मैं पीछे हटता तो समझती कि राजा बूढ़ा मान गया है। जाड़ा क्या है? मौत है। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। बोधा सिंह की पंक्ति है। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। 70 जर्मन चिल्लाकर घुस गए। सूबेदार को दाहिने कंधे में गोली लगी थी। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत विनोपदेशाचार्य कहलाती है। 25 वर्ष बीत गए। लहना सिंह 77 नंबर राइफल्स में जमादार हो गया था। सरकार लॉयलपुर में जमीन दी है। बोधा सिंह फौज में भर्ती हुए 1 वर्ष हुए थे। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा। नंबर 77 सिख राइफल जमा। उसने कहा था कहानी के बारे में शुक्ल जी का कहना है कि संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अनन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी। उसने कहा था संवत 1972 अर्थात सन 1915 की सरस्वती में छपी। ध्यान रखेंगे कि संवत जो होता है, जैसे हमारा सन दिया हुआ है तो उसमें +57 करने से जो है वो संवत निकाल कर आता है। अगर आपको बोलेगा कि संवत से सन निकालिए तो उसमें क्या कीजिएगा? 57 माइनस कर दीजिएगा तो सन आपका निकल कर आ जाएगा। सरस्वती में छपी इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का स्वर्गीय रूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कड़ा नहीं रहा है। 23 में पूछा हुआ लिखा हुआ यहाँ देखिए। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना की विविध विवृति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। ये पंक्ति और ये पंक्ति घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती। दोनों पंक्ति जो है एनटीए पूछा हुआ है, 21 में भी पूछा है और 23 में भी। 18 जून 2024 में जो पेपर हुई थी उसी पेपर में क्वेश्चन आई हुई थी कि अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुरमाई हो गई। यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु कितनी थी? तो वो कितने वर्ष का था उस टाइम? लड़का जो था लहना सिंह वो 12 वर्ष का था और लड़की जो थी वो 8 वर्ष की थी। तो यहाँ पूछा है कि ये सवाल पूछते टाइम लहना सिंह की आयु क्या थी? तो 12 वर्ष। अगर पूछता लड़की की आयु तो हो जाता इसका आंसर 8 वर्ष। इसके साथ ही दूसरा प्रश्न देखिए क्या है? प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी निम्न में से कौन सी है? तो उसने कहा था, ये 22 में पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में क्या लिखा है? अभी तुरंत में बताई कि उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। ये पॉइंट सही है और इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो 2 और 4 जो है वो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये थी इससे संबंधित 3-4 PYQ जो मुझे मिली तो वो मैं लेकर आई। और ये थी आलोचनात्मक कथन जो पूछे जाते हैं। शुक्ल का क्या कहना है इस कहानी को लेकर, या बच्चन सिंह का क्या कहना है, ऐसा पूछता है एनटीए। हर एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में जो है एक प्रश्न रहता ही है आलोचनात्मक, 1 से 2 प्रश्न वो पूछ ही लेता है। कभी कहानी का पूछता है, कभी नाटक का पूछता है। ये थी दृष्टि वाली बुक से जो मैं आपको बताई।